Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जे फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, आज वैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। और जो हमारा समुद्र विज्ञान है उसमें हमने टोटल 9 चैप्टर पढ़ लिए इससे पहले, जिसमें हमने बहुत सारा पढ़ लिया। मग्न तट पढ़ लिया, मग्न ढाल पढ़ लिया, गहनसागरीय मैदान पढ़ लिए, गर्त पढ़ लिया, लवणता पढ़ लिया, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर के बारे में पढ़ लिया। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मोस्टली जो हमारा समुद्र विज्ञान था वो कंप्लीट हो गया। उसका कुछ जलधाराएँ पढ़ ली, तो उसका कुछ भाग बचा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आपका बहुत अच्छा स्कोर हो, बहुत ही शानदार वाला आप स्कोर कर पाएँ, उसके लिए मैंने क्या किया, हर एक तरीका अपनाने की कोशिश की है। आज मैं आपके साथ सोल्व करूँगा यूपीपीएससी के क्वेश्चन, यूपीपीसीएस के क्वेश्चन सोल्व करूँगा। और इसमें सारे क्वेश्चन हैं जो किसके हैं, ओशिनोग्राफी के, समुद्र विज्ञान के यूपीपीसीएस के क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे बिल्कुल डेट वाइज। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में हर क्वेश्चन, जो किसी भी पेपर की आप प्रिपरेशन करो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की करो, कॉलेज लेक्चरर की करो या फिर नेट जे करो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे और बनते आ रहे हैं। ये 3 बात ध्यान रखना, ठीक है। और आपको यदि शॉर्ट टाइम में सक्सेस लेनी है तो उसका ये सबसे बेस्ट फंड है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले 2005 के पेपर से। यूपीपीसीएस 2005 के पेपर से हम अपनी शुरुआत करते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर पहला आता है, पहला नहीं है, इससे पहले मैं क्वेश्चन 8 कंप्लीट करवा चुका हूँ। क्वेश्चन 9 है हमारा कि सुमेलित करो। इसमें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। और एक साइड महासागरीय कटक दिए हुए हैं, इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेता हूँ वरना यार इतने में नहीं लिखा जाएगा, फिर कम पड़ेगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित करो। क्या करना है, सुमेलित करना है। और यहाँ पर है महासागरीय कटक। क्या है, महासागरीय कटक है। दूसरी साइड महासागर, क्या है, महासागर कि महासागरीय कटक कौन से महासागर। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉल्फिन कटक। देखो, डॉल्फिन कटक है। इसके अलावा वेविल थॉम्सन कटक है। थॉम्सन कटक है। इसके अलावा टेलीग्राफ का पठार है। कौन सा है, डॉल्फिन कटक है, वेविल थॉम्सन कटक है और टेलीग्राफ का पठार है। ये सभी के सभी कहाँ हैं, ये हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये जो दोनों हैं वो उत्तरी अटलांटिक महासागर। कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर के चैलेंजर कटक। कौन सा, चैलेंजर कटक। इसके बाद आता है एक वॉल्विस कटक और है। कौन सा है, वॉल्विस कटक। चैलेंजर कटक और वॉल्विस कटक, ये दोनों के दोनों दक्षिण अटलांटिक महासागर में। चैलेंजर और वॉल्विस कटक ये दोनों दक्षिण अटलांटिक महासागर में हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर। और अब हम आते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर में। तो गालपोगास कटक, गालपोगास कटक,
न्यूजीलैंड का तट, गालपोगास का तट, न्यूजीलैंड का तट और नाजका का तट। ये तीनों के तीनों कहां पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहां पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। इसके अलावा लक्षद्वीप चागोस का तट है, लक्षद्वीप चागोस का तट। और जो लक्षद्वीप चागोस का तट है ये हमारा अरब सागर में, किसमें है? अरब सागर में। और अरब सागर हिंद महासागर में। ठीक है। और इसके अलावा है कारगुलिन गोसबर्ग का तट, कारगुलिन गोसबर्ग का तट। और जो कारगुलिन गोसबर्ग का तट है वो हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कटक थे। ये मिला के बताता रहता है कि निम्नलिखित कटकों को सुमेलित करो, जिसमें डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक और टेलीग्राफर कटक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये सारे कटक इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। हमें हर एक तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि हम कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएँ। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम हमारा 10वां क्वेश्चन। वो एक शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। और जो क्वेश्चन नंबर 10वां है वो है विश्व में सबसे बड़ा प्रवाल आवास कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा प्रवाल आवास कौन सा है? कि विश्व में सबसे बड़ा प्रवाल आवास कौन सा है? तो वो है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल आवास है ग्रेट बैरियर रीफ। और जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। कहाँ पर है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल आवास है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर है। इसकी लंबाई पूछता रहता है, वो लंबाई इसकी 19,000 किलोमीटर है। समथिंग है ये, कहीं पर 20,000 किलोमीटर भी दिया हुआ है, लेकिन ये 19,000 नहीं 1900 किलोमीटर है। 1900 किलोमीटर, कहीं कहीं पर ये 2,000 किलोमीटर भी दिया हुआ रहता है, लेकिन जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है। उसके बाद यह एक अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। किसका? अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है वो अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है जो 1900 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका अधिकांश भाग जलमग्न है। जलमग्न का मतलब है जल में डूबा हुआ है। क्या है? जल में डूबा हुआ है इसका अधिकांश भाग। तो ये थे हमारे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इनको आप नोट कर लो, पेपर में पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते नहीं है, पूछी जाती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 वो कटकों से रिलेटेड है, जो मैंने अभी 9वां क्वेश्चन सोल्व करवाया था आपको, जिसमें कटकों के बारे में बताया था, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ उसको। वैसे मैंने ये जो कटक थे वो पढ़ा चुका है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इन दोनों के जो कटक हैं वो मैंने पढ़ा दिया है। हिंद महासागर में जो पठार हैं ये सारे मैंने पढ़ा दिए, क्योंकि मैंने प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इन तीनों को बिल्कुल सही ढंग से समझा दिया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से खोल के समझा है मैंने। तो वहाँ पर आप जब वो वीडियोस देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और वो वीडियो देखने का सबसे सिंपल मेथड है, आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और उसमें ओशियोनोग्राफी का एक ओशियोनोग्राफी फॉर नेट जेआरएफ इस नाम से या फिर ओशियोनोग्राफी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ओपन करो और उसमें मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे ओशियोनोग्राफी के। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मध्य अटलांटिक महासागर, मध्य अटलांटिक क्या, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक को भूमध्य रेखा से उत्तर में डॉल्फिन कटक एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में चैलेंजर कटक कहा जाता है। बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया आपका कि जो मध्य अटलांटिक कटक है, ये मध्य अटलांटिक कटक है, सपोज दैट ये भूमध्य रेखा है, इसका जो उत्तरी भाग है उसमें इसको डॉल्फिन कटक बोलते हैं और इसके दक्षिण में चैलेंजर कटक बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये हमारी भूमध्य रेखा थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है ये, क्योंकि हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब पेपर में हम बैठते हैं और हमारा सही ढंग से कंफ्यूज क्लियर करके पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, जो डॉल्फिन कटक है उसको दक्षिण अटलांटिक महासागर में मान लेते हैं और चैलेंजर कटक को उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और पढ़ने के बावजूद फिर हम इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप पढ़ के जा रहे हो फिर क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो एक है विविल थॉमसन कटक, विविल थॉमसन कटक, विविल थॉमसन कटक। अब देखो जो विविल थॉमसन कटक है, इसकी स्थिति से रिलेटेड 3 बातें बनती हैं और जो तीनों की तीनों पेपर में पूछी हुई हैं। पहली बात बनती है कि जो विविल थॉमसन कटक है वो आइसलैंड, यह है आइसलैंड एवं स्कॉटलैंड, किसके, आइसलैंड एवं स्कॉटलैंड के मध्य स्थित है। विविल थॉमसन कटक आइसलैंड एवं स्कॉटलैंड के मध्य स्थित है, पहली बात। फिर यहाँ से एक दूसरी बात निकल रही है, वो है कि जो विविल थॉमसन कटक है वो अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। यह है अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर के मध्य स्थित है। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि जो विविल थॉमसन कटक है वो अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के मध्य स्थित है। तीसरा, इसको कई बार ऐसे भी दे देता है कि जो विविल थॉमसन कटक है वो आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है।
ठीक है। तो जो ये तीनों स्थितियां हैं, ये तीनों स्थितियां विविल थॉम्सन कटक की हैं। किसकी हैं? विविल थॉम्सन कटक की हैं। बात एक ही है, लेकिन ये इसके महासागरीय क्षेत्र के आधार पर है कि अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में ये और ये आइसलैंड बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पर स्कॉटलैंड हो गया और यहाँ पर ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आसपास के एरियाज, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आइसलैंड है, यहाँ पर आइसलैंड है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है और यहाँ पर स्कॉटलैंड है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये कटक है, यहाँ पर क्या है? आइसलैंड है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ पर स्कॉटलैंड है। तो अब बताओ आप, जो ये ग्रीनलैंड है, जो आइसलैंड है, उस तरीके से। अब बताओ, जो ये मध्य अटलांटिक है, आइसलैंड ग्रीनलैंड के बीच में भी है, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में भी है, आइसलैंड ग्रीनलैंड के बीच में भी है, आइसलैंड स्कॉटलैंड के बीच में भी है। तो ये इस तरीके से था। यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है इसी तरीके से, बिल्कुल, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें एक स्थिति का पता है, दो का नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, ओ यार ये पढ़ के गया था, ये पूछ कहाँ से लिया यार। फिर हम जिद बहस करते हैं यार। विविल थॉम्सन कटक के बारे में तो मैंने पढ़ा था कि आइसलैंड स्कॉटलैंड के बीच में, उसने ग्रीनलैंड से ही क्यों मान लिया? उसने स्कॉटलैंड तो दिया ही नहीं था ऑप्शन में। भाई लोगों, ये तीनों की तीनों स्थितियाँ इसी की हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ग्रीनलैंड के दक्षिण में जो कटक है वो अधिक चौड़ा हो जाता है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में, ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक की चौड़ाई सर्वाधिक हो जाती है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक की चौड़ाई सर्वाधिक हो जाती है, या यहाँ पर आप अधिक भी लिख सकते हो, जिसे टेलीग्राफ का पठार कहता है, जिसे टेलीग्राफ का पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 था, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्रीनलैंड के दक्षिण में मध्य अटलांटिक कटक विस्तृत हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? टेलीग्राफ का पठार बोलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। और क्वेश्चन नंबर 12 है, मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण, मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण उत्तरी हिंद महासागर की धारा प्रवाह दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है। कि मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण उत्तरी हिंद महासागर की धारा की प्रवाह दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है। ठीक है, कि मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण उत्तरी हिंद महासागर की प्रवाह, जो उत्तरी हिंद महासागर की धारा है उसकी प्रवाह दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम बिल्कुल आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं इसको। इसमें होता क्या है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उत्तरी हिंद महासागर की धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। वो किस तरीके से हो रहा है, तो देखो मैं आपको ये समझा देता हूँ
उत्तरी हिंद महासागर की धारा, हिंद महासागर की धारा ग्रीष्म ऋतु में, कौन से में? ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा। और इस दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा की जो दिशा होती है वो क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कैसे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कि उत्तरी हिंद महासागर की धारा ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा, और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा की दिशा कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यह तो है ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में। किसके रूप में? उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में। किसके रूप में? उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में। और जो इसकी दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में। और इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ध्यान रखना कि जो उत्तरी हिंद महासागर की धारा है उसमें मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है। कि जो उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा है उसमें मानसूनी पवनों के आधार पर परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में यह जलधारा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा के रूप में बहती है, जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। जबकि शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में, जिसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के रूप में हो जाती है। ठीक है। दूसरा, ये सपोज दैट एक क्वेश्चन है, आगे लिख लो। मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण सोमाली जलधारा की दिशा बदलती रहती है। ठीक है कि मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण सोमाली जलधारा की दिशा बदलती रहती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और पेपर में आए हुए पॉइंट है ये, तो इनको आपको सही ढंग से याद रखना है, इनको सही ढंग से ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम बिल्कुल आगे चलते हैं इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं हम, 13वें क्वेश्चन के ऊपर। और 13वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत। एक साथ, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत। सबसे पहला होता है असंतुलन का सिद्धांत। क्या है? असंतुलन का सिद्धांत। और असंतुलन का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था असंतुलन का सिद्धांत। उसके बाद आता है गतिक सिद्धांत। और गतिक सिद्धांत किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। गतिक सिद्धांत लाप्लास मॉडल ने दिया था। उसके बाद आता है परिगामी तरंग सिद्धांत। और जो परिगामी तरंग सिद्धांत था वो दिया था विलियम हेवेल ने।
परिगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था? विलियम हेवेल ने। स्थैतिक तरंग सिद्धांत, जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था R.A. हैरिस ने। किसने दिया था? R.A. हैरिस ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया था। और जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है इसी को हम प्रकंपन सिद्धांत बोलते हैं। जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है इसी को ही प्रकंपन, क्या? प्रकंपन सिद्धांत। जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है इसको ही प्रकंपन सिद्धांत बोलते हैं, जो कि R.A. हैरिस द्वारा ही दिया गया था। प्रकंपन सिद्धांत और स्थैतिक तरंग सिद्धांत बात बिल्कुल एक ही है। उसके बाद नहर सिद्धांत। नहर सिद्धांत, नहर सिद्धांत किसने दिया था? नहर सिद्धांत दिया था G.V. एरिन। G.V. एरिन नहर सिद्धांत दिया था। तो ये 5 थ्योरी थी ज्वार-भाटा की उत्पत्ति से संबंधित। तो इनको भी आपको सही ढंग से याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछी जाती हैं ये, ठीक है। जो परिगामी तरंग सिद्धांत है इसको प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। विलियम हेवेल ने दी। प्रोग्रेसिव वेब थ्योरी या परिगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवेल ने दिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हुए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर डिस्कस करते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट। और जो ये महाद्वीपीय मग्न तट का क्वेश्चन था वो UPPCS 2002 का था। कब का है? UPPCS 2002 का क्वेश्चन है महाद्वीपीय मग्न तट का, ठीक है। तो देखो महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल कंप्लीट रूप से कुछ भी नहीं छोड़ा था मैंने महाद्वीपीय मग्न तट में। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसी तरीके से मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस क्वेश्चन को भी आपको बताऊं। तो देखो महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय चबूतरे का विस्तृत भाग है। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय चबूतरे, चबूतरे का विस्तृत भाग। पहली बात, महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय चबूतरे का विस्तृत भाग है। महाद्वीपीय मग्न तट, जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो सागरीय अपर्दन एवं नदीय जमाव का प्रतिफल है। कि जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो सागरीय अपर्दन और नदीय जमाव का प्रतिफल है, जो कि महाद्वीपीय चबूतरे का एक विस्तृत भाग है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतः समुद्री महाखंड। अंतः समुद्री महाखंड, क्या? अंतः समुद्री महाखंडे, सबमरीन कैनल, सबमरीन कैनल, अंतः समुद्री महाखंडे, ये मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न ढालों पर पाए जाते हैं। ये मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न ढालों पर पाए जाते हैं। मग्न ढालों पर पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझने का था नहीं कुछ। और बाकी
बहुत डिटेल से पढ़ना है इसको, तो वो एक प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो, पूरा का पूरा बिल्कुल डिटेल से समझा रखा है। साथ ही साथ मैंने ये भी बता रखा है कि नेट जेआरएफ के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बने थे और कौन कौन से साल बने थे, तो बिल्कुल डिटेल से बता रखा है मैंने, तो आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 15वां क्वेश्चन है सार गैसो सागर। सार गैसो सागर, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2002 में। कब आया हुआ है? यूपीपीसीएस 2000 में, सॉरी 2002 में नहीं, ओनली 2000 में। तो देखो सार गैसो सागर के बारे में मैं बताता हूँ आपको डिटेल से। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, यहाँ पर सारगेसो नामक घास की अधिकता रहती है, जिसके आधार पर इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। बिल्कुल समझ में आ गया कि यहाँ पर सारगेसो नामक घास की अधिकता रहती है, जिसके आधार पर इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। ठीक है, अब हम इसकी स्थिति बता देते हैं कि भाई उत्तरी अटलांटिक महासागर में तो है, लेकिन वहाँ किस में? तो इसकी जो स्थिति है वो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, सॉरी पश्चिमी देशांतर इनके बीच में जो सारगेसो सागर है उसकी स्थिति 20 से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के बीच में। जो सारगेसो सागर है वो बिना सीमा वाला सागर है। दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, स्पेशली बिना तटीय सीमा वाला। सीमा तो है, बिना तटीय सीमा कि जो सारगेसो सागर है वो बिना तटीय सीमा वाला एक सागर है। यहाँ पर उच्च लवणता पाई जाती है। स्थिर जल के कारण यहाँ पर उच्च लवणता पाई जाती है। इसके कारण स्थिर जल के कारण यहाँ पर उच्च लवणता पाई जाती है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि इसका जो सीमा है वो जलधाराओं के द्वारा होता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको आगे का। तो इसको आप ध्यान रखना, बिल्कुल पूरे फॉर्मेट को पूरा साफ नहीं करना है। इस सागर का सीमांकन क्या? सीमांकन जलधाराओं द्वारा किया जाता है। इस सागर का सीमांकन जलधाराओं द्वारा किया जाता है। मैं समझाता हूँ। ये वैली है हमारी
उत्तरी विषुवतीय जलधारा। कौन सी है ये? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। थोड़ा सा नीचे को ले लेता हूँ मैं, अच्छी तरीके से दिख रहा है। ये कौन सी है? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। कौन सी है? ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा है हमारी, बिल्कुल इसी तरीके से बह रही है, इस डायरेक्शन में आगे की ओर जा रही है। फिर ये कौन सी है? ये है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक है। फिर ये है उत्तरी अटलांटिक जलधारा। फिर ये कौन सी है? ये है कनारी जलधारा, ठीक है। और इसके बीच में ये कौन सा है? सारगैसो सागर, ठीक है। सारगैसो सागर के उत्तर की सीमा उत्तरी अटलांटिक जलधारा, दक्षिण की सीमा उत्तरी विषुवतीय जलधारा, पश्चिम की सीमा गल्फ स्ट्रीम जलधारा और पूर्व की सीमा कनारी जलधारा बनाती है, ठीक है। एक बार मैं देखता हूँ कितने टाइम का वीडियो होगा ये। 40 मिनट का वीडियो है। तो ये था, यहाँ पर उच्च लवणता का क्या कारण है? तो यहाँ पर जो उच्च लवणता पाई जाती है उसका सबसे बड़ा कारण है स्थिर जल। क्या है? स्थिर जल। तो आज का हमारा जो ये वीडियो था वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब मैंने आपको पढ़ाया, जिसको आप एक बार अपने रजिस्टर को खोलो, नोटबुक को वापस, और उसको पूरे को एक बार पढ़ो, याद करो पूरे को अच्छी तरीके से। और आप उसको इस तरीके से याद करो कि मैं 2 मिनट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। 2 मिनट में 10 क्वेश्चन पूछूंगा। मैं इतनी स्पीड से क्वेश्चन बोलूँगा कि आपको क्वेश्चन बोलते ही आंसर देना चाहिए। आप क्या करूँगा? 2 मिनट में 10 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, बहुत फास्ट पूछूंगा और केवल मैंने जो पढ़ाया है उसी से पूछूंगा। और आपको इस तरीके से उसको याद करना है कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, आप आंसर दे दो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, आप आंसर दे दो। आपको सोचना ना पड़े, आप वीडियो को रोक के अच्छी तरीके से याद कर सकते हो उसको। और यदि आपने नोट्स नहीं बनाया तो वीडियो को स्पीड तेज कर लो, 1.50 कर लो या 1.75 कर लो और फिर रिवीजन कर लो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राफ का पठार कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। वोल्विस कटक दक्षिण अटलांटिक महासागर में। गालपोगास कटक दक्षिणी प्रशांत महासागर में। नाजका कटक दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कारगुलिन गोसबर्ग कटक हिंद महासागर में। लकादू चागोस कटक अरब सागर में। डॉल्फिन कटक उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चैलेंजर कटक दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। टेलीग्राफ का पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो यहाँ का हमारा रिवीजन। आगे, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल समूह कौन सा है? तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। उसकी स्थिति क्या है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के सारे विस्तृत है। ये कितना लंबा है? 1900 से 2000 किलोमीटर के बीच में। ये किस प्रकार की प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? अवरोधक प्रवाल भित्ति का। और इसका अधिकांश भाग जलमग्न है। अच्छा, आगे बात करते हैं। विविल टॉमसन कटक कौन कौन से 2 स्थलखंडों के बीच में स्थित है? विविल टॉमसन कटक कौन कौन से 2 स्थलखंडों के बीच में स्थित है? फर्स्ट, स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच में। सेकंड, स्कॉटलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। विविल टॉमसन कटक कौन कौन से 2 महासागरों के बीच में? आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में। और प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, ठीक है। बहुत मेहनत करके बनाया हूँ मैं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ईमानदारी के साथ निभाओ। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, आपको यदि इसी तरीके से बिल्कुल गजब वाला कंटेंट चाहिए तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है,
क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आपका यहाँ से 75% प्लस का स्कोर कराने की मैं गारंटी लेता हूँ। क्या लेता हूँ? गारंटी लेता हूँ कि आपका 75% प्लस का स्कोर होगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये व्हाट्सएप ग्रुप ओनली ज्योग्राफी का है, और इसका चार्ज है थोड़ा बहुत, वो चार्ज है 200 रुपये। क्या है? 200 रुपये चार्ज है। रिजल्ट आने तक का चार्ज है, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक का चार्ज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जलधारा मानसूनी पवनों से प्रभावित होकर अपनी दिशा परिवर्तित करती है? सोमाली जलधारा। उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा का अनुसरण कौन सी ऋतु में करती है? ग्रीष्म ऋतु में। उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा शीत ऋतु में कौन से मानसून का अनुसरण करती है? उत्तरी पूर्वी मानसून का। उत्तरी पूर्वी मानसून कौन सी दिशा में बहता है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस दिशा में बहता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। परिक्रामी तरंग सिद्धांत विलियम वेहेल ने, नहर सिद्धांत एरी ने, गतिक सिद्धांत लाप्लास ने, संतुलन सिद्धांत न्यूटन ने। अच्छा, अंतर समुद्री महाखड्डे सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? मग्न ढालों पर। सार्गासो सागर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 35 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच में। ये कितनी जलधाराओं से घिरा हुआ है? मुख्यतः 4 जलधाराएं। दक्षिणी सीमा उत्तरी विषुवतीय जलधारा, पश्चिमी सीमा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, उत्तरी सीमा उत्तरी अटलांटिक जलधारा, और पूर्वी सीमा कौन सी? पूर्वी सीमा कनारी जलधारा के द्वारा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित टोटल 5 सिद्धांत बताओ, जिसमें बताओ कि परिकंपन सिद्धांत किसने दिया था? हैरिस ने दिया था। ठीक है, आपका टोटल 3 बार रिवीजन हो चुका है। पहले मैंने पढ़ाया, फिर याद करने के लिए आपको टाइम दिया, और तीसरी बार मैंने रिवीजन करवा दिया। मैंने मेरी ड्यूटी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाई है। प्लीज़ आप भी अपना जो ड्यूटी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का और पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाओ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।